क्लास 12th का जो विलियन चैप्टर चल रहा था उसी में ही आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने हेनरी के नियम की बात कर ली थी। अब इस हेनरी के नियम की कमियों के बारे में बात करते हैं कि इस हेनरी के नियम की कमियां क्या क्या है। तो सबसे पहले कमी है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब सीमाएं हैं ये इसकी। और इस नियम में ये है कि भैया ताप कम नहीं होना चाहिए, बहुत दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये इन सब बातों को इसमें आपको लिखना है। तीसरी, विलयन तनु नहीं होना चाहिए। अब ये इनके बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। सीमाओं का मतलब कमियां होती है, कमियों का मतलब जब कमियां आएंगी तो फिर कोई नया मॉडल आएगा, कोई नया वैज्ञानिक आएगा, उसकी नई सोच आएगी। तो इसी के बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है राउल्ट। तो आपके क्या दिया हुआ है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, पहले आप इसकी डेफिनेशन सुनिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये सबसे पहले तो ये किन विलयनों के लिए है, ये द्रवीय विलयनों के लिए है, ठीक है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी, द्रवीय विलयनों के लिए कौन सा नियम लागू होता है, तो राउल्ट का नियम लगता है। क्या होता है, निश्चित ताप पर किसी विलयन में वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, क्या वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये कहता है राउल्ट का नियम। वाष्प दाब समझते हैं कि किसी सतह पर वाष्प के द्वारा जो दाब लगता है उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। वाष्पशील अवयव का मतलब कि जो वाष्पित हो जाते हैं, और अवाष्पशील अवयव वो होते हैं जो वाष्पशील नहीं होते हैं, वाष्पित नहीं होते हैं। तो ये कहता है नियम, इस नियम के अनुसार आप लिख सकते हैं कि हम सबसे पहले विलय की बात करें, यानी विलय भी कैसा होगा, वाष्पशील, और विलायक वो भी कैसा होगा, वाष्पशील। जब ये दोनों वाष्पशील होंगे तो विलय का जो वाष्प दाब है वो हम P मान लेंगे। वो किसके समानुपाती है, मोल भिन्न के समानुपाती है। तो विलय के मोल भिन्न हम x B से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह अगर विलायक के लिए निकाले राउल्ट का नियम, तो PA बराबर, ये मतलब समानुपाती इस x A के। तो जब भी समानुपाती को हटाया जाता है तो कोई ना कोई स्थिरांक जरूर आता है, तो यहां भी आएगा। तो PB बराबर P डॉट B XB और PA बराबर P डॉट A XA, ठीक है ना। राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि निश्चित ताप पर ताप फिक्स है तो किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव, अब विलयन में दो ही अवयव होते हैं, एक विलय और एक विलायक, ये दोनों ही क्या है, ये वाष्पशील है, और इनका जो आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती है। जब समानुपाती हटाया तो ये आए, ये क्या है, ये शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब है, और ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है ना।
अब बात करते हैं कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, फिर बताइए। हमने पढ़ा था विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, तो मैं यहां लिख सकती हूं ना कि विलेय प्लस विलायक, और विलेय का हमने निकाल ही लिया है। अब चूंकि विलयन का वाष्प दाब है तो मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, P और S से रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए S से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। और ये वाला विलेय का, ये देखिए, ये Pb प्लस Pa। अब इस Pb का मान जो हमने निकाला है वो हम यहां रख देंगे, तो P डॉट बी एक्स बी P डॉट ए एक्स ए, ठीक है ना। अब हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी, कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। मैंने आपको बताया था जितने भी मोल अंश होते हैं उनका कुल योग 1 होता है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूं, मैं दोनों को एक ही फॉर्म में ला रही हूं, यानी एक्स ए को मैं किस में बदल दूं, एक्स बी में बदल दूं, ठीक है ना। कैसे बदलूंगी, तो मैं यहां से अगर मान निकालूं इसका, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी आएगा, तो वो मैं यहां पे रख दूंगी, तो ये आ जाएगा P डॉट एक्स बी, और यहां पे मैं 1 माइनस एक्स बी लिख दूं। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो P डॉट बी एक्स बी P डॉट ए, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, साथ में माइनस का निशान है ही, तो ये P डॉट ए एक्स बी। अब आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहां भी एक्स बी है, यहां भी एक्स बी है, मैं दोनों को में से कॉमन ले लूं, तो पी एस बराबर P डॉट ए, तो ऐसा कैसा, साथ में एक्स बी कॉमन लिया, P डॉट बी माइनस P डॉट ए। ये क्या आया है, ये विलयन का वाष्प दाब आया है, राउल्ट के नियम से आया है। कब आया है, जब विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील होते हैं, ठीक है ना। अगर इसका अब ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, आप देखिए, ठीक है। इधर तो आप लेंगे वाष्प दाब, क्या लेंगे, वाष्प दाब। इधर आप क्या लेंगे, इधर आप लेंगे मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज। मैंने 3 नाम बताए थे आपको, ठीक है ना। यहां पे इस जगह हम P डॉट बी लेंगे और इससे नीचे हम P डॉट ए लेंगे, ठीक है ना। इस जगह एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1, और इस जगह एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0 होता है, ठीक है। इनको मैं इधर मिला दूं और इसको मैं इधर मिला दूं, और ये यूं, तो ये जो सिचुएशन बनी है ये पीएस आ गई, और पीएस अभी हमने पढ़ लिया है, पीबी पीए, और एक मान ये हमारा निकल गया है। तो ये राउल्ट के नियम से वाष्पशील विलेय, वाष्पशील विलायक से विलयन का वाष्प दाब परिकलित करना। अब एग्जाम में अगर ये आएगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट के नियम से मान निकालेंगे। अवाष्पशील विलेय है, पहले हमने वाष्पशील विलेय पढ़ा था, अब अवाष्पशील है, इसका मतलब इसका पीबी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वाष्पित नहीं हो रहा है, अवाष्पशील है, तो आंशिक दाब 0 होगा। विलायक पीए बराबर P डॉट ए एक्स ए, क्योंकि ये वाष्पशील है। अब पीएस का मान अगर निकालें, पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, तो ये पीए प्लस पीबी है, और यहां से पीबी 0 आ गया, तो ये हो गया P डॉट ए एक्स ए।
अब हमने पढ़ा ही था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यहां से मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स बी। मैं मल्टीप्लाई करके अगर इसे यूं लिख दूं तो ये हो जाएगा पी डॉट ए एक्स बी। अब क्या करेंगे, मैं इस पी डॉट ए को इसको इधर ले आऊं, क्या करूं, मैं इसको अगर इधर ले आऊं पी डॉट ए एक्स बी, तो पी डॉट ए माइनस पी एस, और यहां से इस मोल अंश का मान निकालूं तो पी डॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी डॉट ए। ठीक है ना, तो यहां से इस मोल अंश का मान निकल के आ गया है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको और लिख सकते हैं कि एक्स बी क्या होता है, मोल होता है, घटक के मोल बटे में विलयन के मोल। तो इसे आगे आप यूं लिख सकते हैं, इसे आप घटक के मोल और विलयन के मोल, ठीक है ना, पी डॉट ए माइनस पी एस और पी डॉट ए। नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं राउल्ट के नियम से विलयन के प्रकार। कि राउल्ट का नियम आया है तो इसके अनुसार विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके अनुसार विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला है आदर्श विलयन और दूसरा है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, इसे आप इस तरीके से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो अनादर्श क्या होगा, जो पालन नहीं करेगा, तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरी बात, इसके लिए पी ए बराबर पी डॉट ए एक्स ए ये बराबर होता है पी बी बराबर पी डॉट बी एक्स बी, और पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी होता है। आदर्श विलयन के लिए ये बराबर होते हैं। आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में दाब के बराबर होता है, पर अनादर्श विलयन में क्या होगा, ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें भी विलयन में भी बराबर नहीं होंगे। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, इसमें आती है एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी एक तरीके से ऊर्जा ही है, तो इसके लिए ये मान 0 के बराबर होता है और इसके लिए ये मान 0 के बराबर नहीं होता है। इसमें आयतन परिवर्तन शून्य होता है और इसमें आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। पांचवी बात, विलय के अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंजक बल प्लस विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंजक बल किसके बराबर होता है, विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंजक बल। सहसंजक का मतलब उनके बीच में जो बल लग रहा है वही है। जैसे बी बी, विलय को अणु को मैं बी मान रही हूं और विलायक का ए, तो ये ए बी ये इसके बराबर होते हैं ना, तो फिर इसमें क्या होगा, ये बराबर नहीं होंगे। बस इतनी सी बात है। एक इसके अंदर ही अवाष्पशील विलय के लिए अगर ग्राफ बनाना हो आपको, तो इसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। वही वाष्प दाब लेंगे आप और इधर वही मोल भिन्न लेंगे, ठीक है। और इस बार पी भी तो 0 है ही, तो यहाँ पे पी डॉट ए आएगा, इससे इसको मिला देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे पी ए बराबर पी डॉट ए एक्स ए लिख देंगे। ये इसका ग्राफ होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। आप इन दोनों में सेम पॉइंट लिख सकते हैं। ये भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता और ये भी नहीं करता, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं वो हमने जो उसमें लिखे थे आदर्श और अनादर्श में, सेम वही चीजें हैं। देखो P डॉट ए एक्स ए, पी बी, P डॉट बी एक्स बी, पी एस, पी ए, पी बी, ठीक है ना, यही है। ये क्या होंगे, ज्यादा। तो फिर ऋणात्मक विचलन में क्या होंगे, पी ए, पी बी और पी एस। एक्स ए, पी डॉट बी एक्स बी और पी ए पी बी, ठीक है। तीसरा अंतर क्या होगा, अब आप एक याद कर लेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, उसमें क्या होगा, डेल्टा एच स्मॉल देन 0। एंथैल्पी परिवर्तन 0 से बड़ी है, इसका मतलब ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा ग्रहण हो रही है। छोटा है इसका मतलब ऊष्मा शेपी, ऊष्मा शेपी का मतलब ऊष्मा निकल रही है। डेल वी आयतन में परिवर्तन ग्रेटर देन 0 और इसमें लेस देन 0, ठीक है। पांचवा बीबी विलेय के अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंजक बल, विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंजक बल ये ज्यादा होगा विलेय के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के, और इसी में ही यहाँ क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। आदर्श विलयन का जो ग्राफ था वो जो हमने सबसे पहले सीधी रेखा वाला पढ़ा था ना, वही आदर्श विलयन का ग्राफ है। इनकी बात करते हैं, इसका उदाहरण क्या है। अब धनात्मक विचलन कौन दिखाएंगे, तो देखिए एग्जाम्पल, एक तो है जल और एक है एथेनॉल, ठीक है ना, जल और एथेनॉल। शराब, एथेनॉल एक तरह से शराब होती है, शराब में पानी, ये जो है वो कौन सा दिखाएंगे, धनात्मक विचलन। दूसरा उदाहरण है C2H5OH, देख लीजिए आप अच्छे से याद रख सकते हैं, यहाँ ऊपर भी हमने ये एग्जाम्पल लिया, नीचे भी ये एग्जाम्पल लिया, और साथ में CH3COCH3। आप बता सकते हैं किसका सूत्र होता है, ये होता है एसीटोन का। किसका होता है ये, एसीटोन, कीटोन ग्रुप है ये। अब आपकी बुक में एक सवाल लिखा हुआ है कि एथेनॉल और एसीटोन इनका विलयन धनात्मक विचलन ही क्यों दिखाता है। तो जो ये एथेनॉल है ना, इसमें मान लीजिए एथेनॉल का एक अणु है, किसका अणु है, एथेनॉल का, और इसमें जितने भी अणु हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कि साहब हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, अब इसके अंदर इस एसीटोन को डालते हैं, और जैसे ही एसीटोन को डालते हैं तो इनके बीच में जो ये खाली जगह होती है ना, इनमें ये एसीटोन आता है और जो ये हाइड्रोजन बंध बने हुए रहते हैं ना, इनको तोड़ देता है। और जब ये इनको तोड़ देता है तो फिर बताइए वाष्प दाब में क्या हो जाती है, वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अगर आसानी से टूट रहे हैं तो जल्दी वाष्पित होंगे। इस ही कारण ये कौन सा विचलन दिखाते हैं, ये धनात्मक विचलन दिखाते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनाएं, तो यहाँ पे तो आएगा वाष्प दाब और यहाँ पर मोल अंश, ठीक है। जैसे आपने पहले उसमें बनाया था ना, सेम आपको वैसे ही बनाना है। यहाँ पे आपको वही P डॉट ए लेना है, यहाँ पे वही आपको P डॉट बी लेना है। P डॉट बी P डॉट ए से ऊपर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वाष्पित विलय हो रहा है ज्यादा। और उसके बाद में ये आपने वो सरल रेखा बनाई जैसे आदर्श विलयन का ग्राफ है। अब क्या करना है कि धनात्मक आए तो यूं ऊपर की तरफ ले जाना है इस वक्र को, है ना, यूं। ये PS की रेखा है विलयन वाली, और इसमें ये क्या होता है, ये ज्यादा होता है, ये PA वाला, ये PS PA प्लस PB से
ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसका ये ग्राफ है। उसके बाद में इस ऋणात्मक की बात करूं, अगर आप ऐसे याद करेंगे ना तो आप इसको भूलेंगे नहीं, इसलिए आप इसे ऐसे ही याद करना। तो ये मोल अंश, ठीक है। सेम वैसा ही ग्राफ आप दोबारा बना लेंगे, यहाँ वही लिख देंगे x से 0, x भी 1, है ना। तो आप ये लिख लीजिएगा। और यहाँ पे p डॉट ए, ऋणात्मक में क्या होगा कि ये जो वक्ररेखा है ना, ये यूं नीचे आ जाएगा, यूं नीचे, ठीक है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक का ग्राफ है। इस ऋणात्मक विचलन के उदाहरण क्या क्या है, तो देखिए H2O प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। साथ में CHCl3 CH3 CO CH3, ये है क्लोरोफॉर्म और ये है एसीटोन। अब आपकी बुक में इसका भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इन दोनों का विलयन ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है। तो इस क्लोरोफॉर्म में होती है बंध बनाने की क्षमता। कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं किसके साथ, इस एसीटोन के साथ। और जब ये इस एसीटोन के साथ में बंध बना लेंगे तो फिर ये मजबूत बंध बना लेंगे, और बंध बना लेंगे तो फिर जब हम इसको वाष्पित करेंगे, वाष्पशील करना चाहें, तो बंध बने हुए तो ये आसानी से वाष्पशील नहीं होंगे, और इनके वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। और वाष्प दाब में कमी आएगी तो ये कौन सा विचलन दिखाएंगे, ये दिखाएंगे ऋणात्मक विचलन। तो अब इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, हमने एक पढ़ा था हेनरी का नियम, उसमें आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती था, हटाया तो KH आया, जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। अब पढ़ा राउल्ट नियम, इसमें क्या है, आंशिक दाब शुद्ध वाष्प दाब और मोल भिन्न के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है, ये हेनरी का नियम है। दोनों में क्या अंतर है कि इधर KH है और उधर शुद्ध अवस्था वाला है। उसके बाद में बात करते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसका जो इंग्लिश का नाम है ना, उसे हम कहते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं इसे। ऐसा द्विअंगी मिश्रण जिसे आंशिक आसवन द्वारा पृथक करना संभव नहीं हो। आंशिक आसवन का मतलब कि जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर उबल जाते हैं, उसको फिर आंशिक आसवन द्वारा करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब प्राप्त करते हैं, वो आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं। एक निश्चित ताप पर ये क्वथन प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन आई तो आप ये लिख के आएंगे। ये कितने प्रकार का है, ये 2 प्रकार का होता है। उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिनका क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है, यानी PA PB किससे ज्यादा है, PS से ज्यादा है, तो कौन सा विचलन दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन। एग्जाम्पल, तो HNO3 प्लस H2O, HNO3 68%, H2O 32%, तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 393.3 केल्विन होता है। फिर निम्नतम स्थिर क्वांटी मिश्रण, जिनमें मिश्रण का क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम होता है, यानी इस मिश्रण का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों अवयवों के क्वथनांक से ज्यादा हो जाएगा मिश्रण का, ठीक है ना। ये कौन सा विचलन दिखाएंगे, ये धनात्मक विचलन दिखाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, एथेनॉल और जल, एथेनॉल 95%, जल 5%, तो ये दोनों का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन में है, ये सेल्सियस में है, तो केल्विन सेल्सियस में बदलना, जैसे 273 जोड़ना और 273 घटाना, ये हमने 9th क्लास में सीख लिया था, है ना। तो आप इसको सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं अणु संख्यक गुणधर्मों की। क्या होता है ये, वे गुणधर्म
जो अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है आबंधित। अणु संख्या गुणधर्म में 4 प्रकार हैं। ये 4 प्रकार हमें पढ़ने होते हैं। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी वाष्प दाब में अवनमन का मतलब कम होना, उन्नयन का मतलब बढ़ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि साहब इसमें विलेय क्या होगा। इसमें जो विलेय है वो अवाष्पशील है। ठीक है ना, क्या है? अवाष्पशील। जैसे मैं पानी में चीनी घोल दूं तो चीनी एक अवाष्पशील पदार्थ होती है जो उसमें आप जब गर्म करेंगे तो नीचे शेष रह जाएगी। उसके बाद में विलायक वो है इसमें वाष्पशील। क्या है? वाष्पशील। अब हम बात करते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी अभी, क्या कि PS बराबर PA PB। ठीक है ना, हमने पहले निकाला अभी कि जब अवाष्पशील है तो इसका मान 0 हो जाएगा और PS बराबर अभी हम निकाल चुके थे। मैं आपके पास सीधा लिख देती हूँ कि XB बराबर P डॉट A PS अपॉन में P डॉट A। ये मान अभी हमने निकाला था ना, ये वही मान है। इसके बाद में ये XB है। अभी हमने पढ़ा था घटक की मोल और विलयन की मोल। घटक के मोल मान लीजिए NB है और विलयन में कुल Na प्लस NB है। ठीक है ना, तो ये P डॉट A, ये PS और ये P डॉट A। अब वाष्प दाब में अवनमन कहाँ पे आया कि जब ये वाला निकाला था ना हमने थोड़ी देर पहले, P डॉट A XB P डॉट A माइनस PS, ये तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, पूछे वाष्प दाब में अवनमन बताओ, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। और ये जो निकला है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब समझते, किसी के सापेक्ष। ठीक है ना, तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। उसके बाद में अब हमें एक फॉर्मूला प्राप्त करना है। उसको कैसे करेंगे कि जो ये NB है ना, ये बहुत नगण्य है या नीचे विलायक की तुलना में, तो नीचे वाले NB को हम अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को मान लेते हैं। तो ये NB अपॉन में Na अपॉन ये इज इक्वल टू P डॉट A माइनस PS P डॉट A। विलेय की मोल क्या होगा? भार बटे में अणुभार। भार को W से लिख दिया, विलेय के हैं तो B लगा दिया, MB लिख दिया। Na के लिए निकालना है तो ये भार और ये अणुभार हो गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? अब आप इनको अगर ऊपर लेके चल जाएं तो MB WB MB MA WA, ये हम इतना किस लिए निकाल रहे हैं कि जब न्यूमेरिकल आएंगे ना तो वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है ना, वहां फिर अगर आपको XB नहीं दिया हुआ रहेगा, भार अणुभार दिया हुआ रहेगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। इनको साथ पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये वाष्प दाब और ये ताप के बीच में ग्राफ है ना। ये विलायक का हिमांक है और ये विलयन का हिमांक है। हिमांक का क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाए वो हिमांक कहलाता है। अवनमन का मतलब कि घटना और उन्नयन का मतलब
बढ़ना। तो विलायक का शुद्ध अवस्था में और विलयन का TF वाला, है ना। देखिए विलायक का शुद्ध हिमांक में अवनमन और इसका ये TF। तो इनका जब हिमांक में अवनमन का अंतर निकालेंगे तो वो T डॉट F माइनस TF आएगा, ठीक है ना। यानी विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटाने पर हिमांक अवनमन का परिवर्तन ये होगा। तो अब डेल्टा TF M के समानुपाती यानी हिमांक में अवनमन सांद्रता यानी मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा TF जब समानुपाती का निशान हटाया तो यहां आया KF। KF क्या होता है? हिमांक अवनमन स्थिरांक, एक नाम और है मोलल अवनमन स्थिरांक, एक नाम और से इसे जानते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। ये किस पर डिपेंड करता है? ये विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिए किस पर निर्भर, यहाँ पे क्या आ रहा है? मोललता आ रही है। और नीचे जब हम क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि वाष्प दाब और ताप के बीच में ग्राफ बनाया, यहां पर वो साम्य अवस्था आ गई। क्वथनांक जिस पर द्रव वाष्प में उबल जाए वो न्यूनतम ताप होता है। तो ये विलायक है। शुद्ध अवस्था में D डॉट B और विलयन TB, इनका जो अंतर है वो क्वथनांक उन्नयन होता है। आप देख लीजिए दोनों में अंतर क्या है। हिमांक अवनमन में तो इस शुद्ध अवस्था के विलायक में से विलयन वाले को घटा रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस TB में से इस T डॉट B को घटा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि ये भी मोललता के समानुपाती है पर क्वथनांक में उन्नयन है तो इसका स्थिरांक हमने KB ले लिया। और जब इसको हम आगे सॉल्व करें, मोललता क्या होती है कि भाई विलेय के मोल और नीचे विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोल क्या होंगे? भार बटा अणुभार यानी WB MB और WA विलायक का द्रव्यमान। क्योंकि अगर ये ग्राम में आया तो आप इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दोगे। सेम ऐसे ही आप हिमांक में अवनमन भी ऐसे ही निकालोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं परासरण की। परासरण क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, वो प्रक्रिया परासरण कहलाती है। अच्छा, कौन गमन कर रहे हैं? विलायक के अणु। ये हमने एक डायग्राम बनाया। इसमें एक तरफ तो कम सांद्रता वाला विलयन है, एक तरफ अधिक सांद्रता वाला विलयन है। बीच में एक झिल्ली बनी हुई है जिसका नाम SPM है, SPM झिल्ली। और इस SPM झिल्ली का ये जो बनी हुई होती है ना, ये सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज एसीटेट की। इसमें छिद्र बने हुए होते हैं जिसमें से सिर्फ विलायक के अणु ही गमन कर पाते हैं। इसलिए ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु गमन करते हैं। पौधों में जैसे हम देखते हैं, पौधों को हम पानी पिलाते हैं तो हम पानी तो नीचे पिला रहे हैं पर वो सारा पानी, भोजन, वो सब ऊपर तक पहुंच जाता है पत्तियों के पास। वो किस क्रिया के द्वारा होता है? तो वो परासरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। फिर बात करते हैं प्रतिलोम परासरण क्या होता है कि जब परासरण दाब से अधिक दाब हम लगाते हैं तो परासरण क्रिया की विपरीत गमन होने लग जाता है विलायक के अणु का। यानी वहां कम सांद्रता से अधिक सांद्रता हो रहा था, पर यहाँ पे जब परासरण दाब से अधिक दाब लगा रहे हैं तो उल्टा हो जाता है। जैसे ये एक पिस्टन है, जैसे आप
अपने साइकिल में हवा भरते होंगे, तो आप उस पर जिस तरह से वो दाब लगाते हैं ना, वो पिस्टन टाइप का ही होता है। तो यहाँ पे हम परासरण दाब से अधिक दाब लगा रहे हैं, तो ये परासरण की विपरीत क्रिया हो रही है, जिसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है? समुद्री जल के विलवणीकरण में, अर्थात समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। तो इसलिए उसमें से जो लवण है उसको हटा के उसको मीठा करने की प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रतिलोम परासरण का। उसके बाद में हम एक बात करते हैं कि अचार बनाने के लिए एक क्वेश्चन है कि अचार बनाने से पहले आपने देखा होगा कि उस पे नमक लगा के उसको रख दिया जाता है ना, नमक हल्दी लगाकर उसको रख दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको हम एक सांद्र लवणीय जल में या विलयन में रख देते हैं। इसका मतलब हम उस पर नमक लगाकर उसको रख देते हैं। उससे क्या होता है? उसमें परासरण के कारण जो विलायक के अणु वो कहां से जाएंगे? अधिक सांद्रता से, वो मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन कर जाते हैं। इसलिए उसके जो अंदर का जो जल होता है ना, वो निकल जाता है और फिर वो सूख जाता है, और फिर हम उसमें तेल डाल देते हैं, वो अचार तैयार हो जाता है, सब परासरण की क्रिया के द्वारा। उसके बाद में एक चीज आती है शॉफ। शॉफ जिसका एक नाम है एडिमा। शॉफ क्या होता है कि जो लोग बहुत अधिक नमकीन भोजन का सेवन करते हैं ना, बहुत ज्यादा नमकीन खाना, नमकीन भोजन का सेवन पसंद करते हैं, उनको अपने अंतराकाशी स्थानों में जल भरण महसूस होता है वो, और फिर उनके सूजन आ जाती है। तो उस सूजन को क्या कहा जाता है? शॉफ कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो लोग मांस खाते हैं वो मांस में कभी कभी लवण लगाकर यानी नमक लगाकर उसको रख देते हैं, और फलों में शर्करा डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? कि साहब बैक्टीरिया को कम करने के लिए। ऐसा क्यों होता है भाई? बैक्टीरिया कम कैसे होंगे? तो यहां भी परासरण की क्रिया लगती है। इसमें क्या होता है कि जब आप मांस में लवण लगा के रखेंगे, फलों में शर्करा डालते हैं, तो परासरण की क्रिया होती है और विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करने लग जाते हैं। इस कारण क्या होता है? उनमें से जल निकल जाता है, इसलिए वो फिर खराब नहीं होते हैं, वो संकुचित हो जाते हैं, जल का उनमें से हास हो जाता है। उसके बाद में हम एक चीज की बात करते हैं कि एसपीएम, इसका पूरा नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसकी पूरी फुल फॉर्म। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि ये परासरण दाब क्या है, तो हम इस बारे में बात करते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं परासरण दाब। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे एसपीएम भी कहते हैं, द्वारा विलयन में जाने से रोके, वो दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक चित्र भी बनाया कि इधर विलयन है, इधर एक झिल्ली है जिसका नाम एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली है, इधर विलायक है, यानी विलायक के अणु को विलयन में जाने से जो दाब रोकता है वो परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब 3 प्रकार के होते हैं: समपरासरी, अल्प परासरी और अति परासरी। ठीक है ना। पहले ये फॉर्मूले को देख लीजिए। जैसे पाई बराबर एम आर टी। एम बताइए कैपिटल एम से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोलरता। बाकी सब में पढ़ा था वहां मोललता थी और यहां पर मोलरता है। इसी कारण इसे परासरण को सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है, क्योंकि ये मोलरता द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है ना। तो एम कि साहब विलय के मोलों की संख्या और बटे में आयतन
RT, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सम परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन और अति परासरी क्या है कि जब दो विलयनों का परासरण दाब समान है तो उसे हम क्या कहेंगे, सम परासरी। और एक का ज्यादा और दूसरे का कम है, जिसका, है ना, तो जिसका कम है, जैसे मान लीजिए ये π1 ज्यादा है π2 से, तो कम किसका है, π2 का। तो परासरण दाब जिसका कम है उसे हम अल्प परासरी, और जिसका ज्यादा होता है, जैसे यहाँ π1 का ज्यादा है, तो ये अति परासरी। अब आप जब अपनी किताब में पढ़ेंगे ना, तो आपको रक्त में 0.9% उसमें रख दिया तो ये सम परासरी, अल्प परासरी, अति परासरी, ऐसा उदाहरण मिलेगा। मैं सामान्य भाषा में आपको ये कहूं कि आपने कभी भी दाख भिगोए होंगे, सुबह सुबह खाने के लिए आपने दाख भिगोए होंगे, ये दाख है पानी में, दाख को हम किशमिश भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप जब शाम को भिगोते हैं तब वो यूं संकुचित हुई भी रहती है, जब आप उसको सुबह देखते हैं तो वो फूल जाती है। तो वो किसका उदाहरण है, वो उदाहरण है अल्प परासरी का। हमने पढ़ा था कि परासरण क्या है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन, और उसको जाने से जो रोके विलायक के अणु को, वो परासरण दाब है। तो जो दाख फूलना है वो अल्प परासरी है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, आप इसको भूलेंगे नहीं फिर। और दाख का सिकुड़ना है तो ये किसका उदाहरण है, ये अति परासरी का उदाहरण है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे इसके बाद में हमारे एक टॉपिक और रहता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये क्या होता है कि जब विलायक में विलेय को घोल दिया जाए, मान लीजिए कोई विलायक है, इसमें कोई विलेय है, जब इस विलायक के अंदर आप विलेय को घोल देते हैं तो उसके मोलों में कुछ चेंज हो जाता है, इसलिए इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, आपका आई। आई क्या होता है, वॉन्ट हॉफ गुणांक। क्या होता है, वॉन्ट हॉफ गुणांक। ये क्या है, तो वॉन्ट हॉफ गुणांक का एक फॉर्मूला है, प्रेषित अणुसंख्यक गुणधर्म और बटे हुए में, यानी प्रेषित मोल, आप ये समझ लीजिए प्रेषित मोल बटे हुए में सैद्धांतिक मोल। एग्जाम में शायद एक नंबर में आपसे इससे सवाल जरूर है, ठीक है ना। प्रेषित और सैद्धांतिक कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया NaCl, जानते हैं क्या होता है, नमक। जब इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। टूटने से पहले यहाँ कितने मोल है, इसके आगे कितना है, एक, तो कितने मोल है, एक मोल। यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक, तो कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए, हुए ना। तो अब प्रेषित कौन सा, सैद्धांतिक कौन सा, तो ये जो टूटने पे बने ये तो प्रेषित, और जो ये इधर वाला है वो सैद्धांतिक होता है। तो प्रेषित कितने हैं, 2, और सैद्धांतिक कितना है, 1, तो वॉन्ट ऑफ गुणांक कितना आ गया, 2। अगर इसी तरीके से BaCl2 के लिए निकालने, बस आपको तोड़ना आना चाहिए, तो ये Ba प्लस और 2Cl माइनस, 2 क्यों, क्योंकि आप बैलेंस करेंगे तो इधर 2 क्लोरीन है तो उधर भी तो 2 क्लोरीन आएगा। यहाँ पे प्रेषित मोल 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब वॉन्ट ऑफ गुणांक कितना होगा कि प्रेषित मोल बटे में सैद्धांतिक मोल, 2 और 1 3, और नीचे 1 और 3। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वॉन्ट ऑफ गुणांक है ना, वो CH3COOH का है, इसे हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल। अगर आपसे इसका वॉन्ट ऑफ गुणांक पूछे तो ये क्या, संगुणक और वियोजन, है ना, ये 2 चीजें होती है। संगुणक का मतलब कि जो जुड़ के एक बड़ा अणु बना ले, और वियोजक का मतलब टूट जाए और 2-3 अणुओं में बट जाए। तो जब यहाँ पे 2 लेते हैं इनको अगर हम, तो यहाँ पे CH3COOH
2 बन जाता है। तो जब इसका 1/2 गुणांक निकालते हैं ना तो वो आता है 1/2 यानी 0.5। इस तरीके से निकालते हैं। और अगर i बराबर 1 है, i बराबर 1 से बड़ा है, i बराबर 1 से छोटा है, जब ये बराबर होता है तब संगुणक और वियोजन दोनों होते हैं। और जब 1 से बड़ा होता है तो वियोजन, 1 से छोटा होता है तो संगुणन होता है। ठीक है ना। इसके बाद में हम कुछ छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बता देती हूँ, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि ताप का प्रभाव है ना, ताप का प्रभाव मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, मोललता पर पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में यूं लिखा हुआ मिल जाए कि 50 डिग्री सेल्सियस पर NaCl की मोलरता 0.5 मोल प्रति लीटर है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर NaCl की मोलरता बताइए। ताप का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ 30 है या 50 है, तो मोलरता पे तो ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो आप क्या लिखेंगे, मोलरता अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। एक ये है कि अगर आपके मोल अंश का मात्रक पूछ रहे हैं ना, मोल अंश का मात्रक बताइए, तो ऊपर भी घटक के मोल और नीचे भी विलयन के मोल, तो मोल ही मोल, तो ये कैसी राशि है, ये एक मात्रकहीन राशि है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि परासरण, अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो परासरण दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि जब जल में 1 चम्मच शक्कर डाल दें, ये पानी है, इसमें शक्कर डाल दी, तो बताइए कि इसके वाष्प दाब बढ़ेगा कि घटेगा, तो इसका वाष्प दाब घटेगा क्योंकि शक्कर अवाष्पशील है। तीसरा आपसे पूछ रहे पीतल में कौन कौन से घटक हैं, तो पीतल में एक तो है तांबा और एक है जिंक। आप कैसे याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं पिताजी से, पीतल तांबा और जिंक से बनता है। दूसरा आता है कांसा, कांसा किस किस से बनता है कि तांबा और टिन से मिलकर बनता है। और एक आता है आपका जर्मन सिल्वर, और जो ये जर्मन सिल्वर है ये कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है। फिर पूछ ले कि फ्लोरीन आयन या फ्लोराइड आयन की कितनी सांद्रता दंत क्षरण को रोकती है, तो आप कितना बताएंगे, 1 ppm। और अगर दांत किसी के पीले हो रहे हैं, दांत का पीलापन का क्या कारण है, तो जब फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1.5 ppm हो जाती है तो जो दांत होते हैं वो पीले हो जाते हैं। एक सवाल ये बनता है कि चूहों को मारने में जो जहर का प्रयोग होता है ना, चूहों के जहर के रूप में, मतलब चूहों को मारने के लिए जो जहर का प्रयोग किया जाता है उसमें सोडियम फ्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड। इसके बाद में सिर्फ एक टॉपिक आपका बचा है, संगुणन और वियोजन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर उसे करते हैं। अब हम क्वांटम गुणांक और वियोजन की मात्रा में संबंध और संगुणन की मात्रा में संबंध के दो फॉर्मूले देखिए कैसे आए कि जब AN एक पूरा मॉलिक्यूल था, ये Na में टूट गया, वियोजित हो गया, तो प्रारंभ में मोल इधर 1, और अभी तक तो ये बना ही नहीं है ना प्रारंभ में, तो उत्पाद तो ये 0।
फिर वियोजन के पश्चात मान लीजिए वियोजन की मात्रा को हमने अल्फा से कर दिया, तो ये 1 माइनस अल्फा कम हो गया और ये n अल्फा बढ़ गया। तो कुल कण कितने हो गए कि 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो वॉन ऑफ गुणांक प्रेषित मोल बटे में सिद्धांतिक मोल, तो I बराबर ये हो गया प्रेषित और सिद्धांतिक का मान कितना है 1। तो फिर हमने माइनस एक को इधर ले आते, -1 बन गया और यहां से हमने अल्फा का मान निकाला। तो ये वियोजन की मात्रा और वॉन ऑफ गुणांक में संबंध है। और ये संगुणन में क्या होगा कि एक पूरा अणु रहेगा और वो टूटेगा छोटे छोटे अणु में। तो प्रारंभ में मोल कि साहब मान लीजिए इसके मोल 1 थे, n का कोई ना कोई मान तो होगा, और ये 0 था, ये वही 1 माइनस अल्फा, और अब के ये संगुणित हो गया तो अल्फा अपॉन में n आ गया कण। तो वियोजन के पश्चात 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, तो यहां से I में से 1 को घटा देंगे तो अल्फा बराबर 1 अपॉन n माइनस 1, तो अल्फा की जगह ये आ जाएगा। अब हम वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन हमने ये पढ़ा। अगर वॉन ऑफ गुणांक के साथ संबंध निकालना है तो बस आप इस तरफ I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वथनांक में उन्नयन निकालना है तो इस डेल्टा टीबी के सामने I से गुणा कर दीजिए। हिमांक का अवनमन निकालना है तो भी इधर I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और परासरण दाब का करना है तो भी इसे I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।